हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th का ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाला किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। अगर आप किसी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस सेशन में आपको खास करके बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इजी लेवल इसमें इजी क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन को उम्मीद मत कीजिएगा। 20 क्वेश्चन का 20 ही क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन इसमें लिया गया है। ठीक है, अगर आपका पास क्षमता है, कैपेसिटी है तो वीडियो को आगे देखिएगा, वरना आप स्किप करके निकल जाइए, क्योंकि ये वीडियो सबकी बस की बात नहीं है। ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई रखा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख लाभ है? विकल्प में है पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है, आनुवंशिक विविधता सुरक्षित रहती है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, या फिर एक से अधिक संरक्षण का लाभ है। चलिए देखते हैं पहले सवाल क्या पूछ रहा है हमसे। सवाल पूछ रहा है कि यदि हम जैव विविधता को बचा करके रखें, उसकी रक्षा करें तो उससे क्या लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पे ना दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? जैव विविधता और दूसरा संरक्षण। जैव का अर्थ है जीवित चीज़ें, जबकि विविधता का अर्थ है अलग अलग प्रकार। अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैसे बाघ, हाथी, गोरैया, नीम, पीपल, बैक्टीरिया, ये सभी मिलकर के जैव विविधता को बनाते हैं। एक शब्द है संरक्षण। संरक्षण का अर्थ है किसी चीज़ को नष्ट होने से बचाना और सुरक्षित रखना, जैसे कि वन को बचाना, वन्यजीव को बचाना, दुर्लभ पौधों को बचाना, इसे ही जैव विविधता संरक्षण कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न फाइनली पूछ क्या रहा है ये समझिए। प्रश्न पूछ रहा है कि जब हम पौधे, जीव जंतुओं और अन्य जीवों की रक्षा करते हैं तो उसका लाभ क्या होता है। ठीक है, अब आइए एक एक विकल्पों को ढूंढते हैं, समझते हैं कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ठीक है, चलिए पहला क्या दिया हुआ है, पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। ये कथन सही है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि किसी एक जीव की संख्या बहुत कम या बहुत अधिक हो जाए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए जैव विविधता का संरक्षण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। बी विकल्प में है आनुवंशिक विविधता सुरक्षित रहती है। ये भी कथन सही है, क्योंकि एक ही प्रजाति के जीवों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इन गुणों का सुरक्षित रहना भविष्य में नई और बेहतर किस्मों के विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ पे उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे धान की कई किस्में होती हैं। यदि कोई बीमारी आ जाए तो कुछ किस्में बच सकती हैं और उसकी नई फसल तैयार की जा सकती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि धान की एक ही किस्म है और उसमें कोई बीमारी आ गया तो बिल्कुल वो धान खत्म हो जाएगा, उसकी किस्म ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर अलग अलग किस्में हैं तो इसका मतलब है कि अगर किसी एक में अगर बीमारी आती है तो बाकी किस्म में तो जो उसका जो वैरायटी है वो तो बचा रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आनुवंशिक विविधता सुरक्षित रहती है जब हम क्या करते हैं, जैव विविधता संरक्षण करते हैं। ठीक है, विविधता को संरक्षण कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये भी सही है। सी में कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। ये भी कथन सही है, क्योंकि जैव विविधता के संरक्षण से वन, जल, मिट्टी और औषधीय पौधे भी सुरक्षित रहते हैं। जैसे जंगल सुरक्षित रहेगा तो वर्षा होगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और जल स्रोत भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सभी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में विश्व की कुल ज्ञात जीव प्रजातियों का लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 4%, 6%, 8% या फिर 12%? सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 8%। ठीक है ना, याद रखिएगा, भारत में विश्व की कुल ज्ञात जीव प्रजातियों का लगभग 8% पाया जाता है। उदाहरण के रूप में समझिए, भारत क्षेत्रफल में बहुत बड़ा देश नहीं है, फिर भी यहाँ बाघ, एशियाई शेर, एक सींग वाला गेंडा, हिम तेंदुआ, हाथी जैसे अनेक दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यही इसकी समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना? 2.4%, जबकि यहाँ विश्व की लगभग 8% ज्ञात प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
जितना दुनिया में पाया जाता है ना उसका 8% भारत में मिलता है। और पूरे दुनिया का कुल क्षेत्रफल का देखेंगे तो भारत के पास 2.4% ही क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि भारत में लगभग 47,000 पौधे की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जबकि 90,000 से अधिक पशु की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये डेटा याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जीन विविधता का संरक्षण मुख्यतः किसके लिए आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 1 को याद कीजिए। जीन विविधता का संरक्षण मुख्यतः किसके लिए आवश्यक है? बेहतर जनन एवं नई किस्मों के विकास के लिए, प्रदूषण बढ़ाने के लिए, वनों की कटाई के लिए, या फिर शहरीकरण बढ़ाने के लिए? आसान सा सवाल है, आसान सा विकल्प है। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बेहतर जनन एवं नई किस्मों के विकास के लिए। ठीक है ना, जीन विविधता का संरक्षण का मुख्यतः किसके लिए आवश्यक है? तो बेहतर जनन और नई किस्मों के विकास के लिए। याद रखिएगा, जीन विविधता का मतलब है एक ही प्रजाति के जीवों में अलग अलग गुण होना। जीन विविधता का मतलब है एक ही प्रजाति के जीवों में अलग अलग गुण होना। उदाहरण के लिए, धान की सभी किस्में धान ही हैं, लेकिन कुछ किस्में जल्दी पकती हैं, कुछ अधिक उत्पादन देती हैं और कुछ रोगों का सामना बेहतर तरीके से करती हैं। ठीक है, इन अलग अलग गुणों के कारण जीन है। ये जो अलग अलग गुण आप बता रहे हैं ना, ये जो अलग अलग गुण बताए, ये सभी कारण, इसके पीछे रीजन क्या है? ये सभी इसके पीछे कारण है जीन का। ठीक है, इसीलिए जीन विविधता को सुरक्षित रखने से भविष्य में नई और बेहतर किस्में विकसित की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत में पता है लगभग 100 से अलग किस्में मौजूद हैं धान का। ठीक है, और वैज्ञानिक उनसे अच्छे गुणों को मिलाकर के नई और बेहतर किस्में तैयार कर सकते हैं। अगर सोचिए, भारत में धान की 100 अलग अलग किस्में मौजूद हैं, वैरायटी मौजूद हैं, तो वैज्ञानिक उनसे ना अच्छे गुणों को मिला करके और उससे बेहतर किस्म वैरायटी तैयार कर सकते हैं। अब एक ही किस्म का अगर वैरायटी होगा तो वैज्ञानिक कैसे उसको नया चीज़ बना सकते हैं, नया वैरायटी का बना सकते हैं, या फिर उससे अच्छा गुणवत्ता वाला बना सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक क्या करते हैं, अच्छे अच्छे गुणवत्ता वालों को मिक्स करके, जिससे भी हाइब्रिड सुनते होंगे आप लोग, तो कैसे तैयार हो रहा है, अच्छे अच्छे फलों को मिक्स करके और उसको वैरायटी अलग तरह का बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जीन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन जो है ना, पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैव विविधता केवल वन्य जीवों तक सीमित है। पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। सोचिए, समझिए और देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्योंकि वन पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, वर्षा में सहायक करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा अनेक जीवों का वास प्रदान करते हैं। ठीक है, उदाहरण, यदि किसी क्षेत्र के जंगल काट दिए जाएं तो वहाँ का मिट्टी कटाव और जल संकट बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है वन के बारे में। विकल्प में है, सभी जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकृति में सभी जीव खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे घास को कौन खाता है? हिरन को कौन खाता है? बाघ खाता है। यदि घास नहीं होगी तो हिरन नहीं बचेंगे, और हिरन नहीं होगा तो बाघ का भोजन नहीं मिलेगा, मतलब बाघ भी खत्म, है ना। तो सभी जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है। बात करते हैं सी विकल्प का। दे रखा है, जैव विविधता केवल वन्य जीवों तक सीमित होती है। जैव विविधता केवल वन्य जीवों तक सीमित होती है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जैव विविधता में केवल वन्य जीव ही नहीं बल्कि पौधे, सूक्ष्मजीव, कृषि, फसलें, पशु पक्षी तथा उनके जीन और पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा असत्य है? सी विकल्प असत्य दिख रहा है। एक और विकल्प है डी नंबर, देखिए, पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि पौधे सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पूरी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। घास अपना भोजन स्वयं बनाती है, फिर हिरन घास खाता है और बाघ हिरन को खाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही है, ये असत्य कथन है। बढ़ें आगे। चलिए अगला सवाल है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? केवल वनों का संरक्षण, केवल बाघों का संरक्षण, वन्य जीव एवं उनके आवासों का संरक्षण, केवल राष्ट्रीय उद्यानों की संरक्षण? देखिए, समझिए और बताइए इसका सही उत्तर
क्या होगा? सही उत्तर है यहाँ पे देखेंगे तो सी विकल्प, वन्य जीवों एवं उनके आवासों को संरक्षण करना। ठीक है, याद रखिएगा 1972 से पहले शिकार, अवैध व्यापार और आवासों के विनाश के कारण कई वन्य जीवों की संख्या तेजी से घट रही थी। इसीलिए सरकार ने 1972 में यह अधिनियम बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य केवल जानवरों को बचाना नहीं था, बल्कि उनके रहने का स्थान को भी सुरक्षित करना था। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1972 में तो ये आया था भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और 1973 में क्या आया था, सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पे आया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में इसी संरक्षण नीति के अंतर्गत की गई थी, ये भी याद रखिएगा। इसी भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। ठीक है ना, चलिए ये भी याद रखिएगा। इसी के अंतर्गत वन्यजीवों के शिकार और अवैध व्यापार पर रोक लगाने का भी प्रावधान किया गया था। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। इस अधिनियम में वन्य जीवों के व्यापार पर रोक का प्रावधान था। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया, या फिर इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। चलिए पहला विकल्प देख लेते हैं। दिया हुआ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ, यह कथन बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है बी विकल्प में, इस अधिनियम में वन्य जीवों के व्यापार पर रोक का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इस कानून का उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार और उनके अंगों के व्यापार पर रोक लगाना था। ठीक है, चलिए तो ये भी यहाँ पे सही है। सी विकल्प में दे रखा है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया, ये भी सही है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए ताकि जीवों की सुरक्षित आवास मिल सके, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क जैसे संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत यहाँ पे ये संरक्षित करने की बात की गई थी, स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ये भी सही है। पूछा है कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे डी विकल्प असत्य हो जाएगा। ठीक है, तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हंगुल कश्मीरी हिरन को कहते हैं, भारतीय गोडावन जो है ये पक्षी है। ठीक है, इसके बाद आपका घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति है, चिंकारा एक पक्षी है। तो देखिए जो हंगुल है ना ये कश्मीरी हिरन है। ठीक है, हंगुल को कश्मीरी हिरन कहा जाता है। ये मुख्य रूप से कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है और एक संकटग्रस्त प्रजाति है, याद रखिएगा। ठीक है, और खास करके जम्मू कश्मीर का दाचीगाम क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो ये कथन, ये जो युग्म है ये सही सुमेलित है। ठीक है, इसके बाद है भारतीय गोडवान जो है पक्षी, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय गोडावन जो है एक ये पक्षी है, यह भारत के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक माना जाता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के घास के मैदानों में पाया जाता है, तो ये भी सही है। घड़ियाल एक मगरमच्छ की प्रजाति है, तो ये भी सही दिख रहा है, क्योंकि घड़ियाल देखेंगे मगरमच्छ समूह का एक सरीसृप है। इसकी लंबी और पतली थूथन इसकी पहचान होती है। थूथन मतलब मुँह जो कहते हैं। ठीक है, और घड़ियाल मुख्य रूप से आप देखेंगे ना तो आप तो चंबल नदी में ही पाया जाता है, चंबल नदी। ठीक है, इसके बाद है चिंकारा। चिंकारा आप देखेंगे ना तो चिंकारा पक्षी नहीं है, बल्कि एक ये हिरन है। ठीक है ना, इसे भारतीय गजेल भी कहा जाता है। राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में चिंकारा आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चिंकारा क्या है, एक भारतीय हिरन है जिसे गजेल भी कहते हैं, पक्षी नहीं है ये, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है 1973। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बाघों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण नहीं था। बाघों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण नहीं था। विकल्प देखिए, अवैध शिकार, आवासीय क्षेत्र का सिकुड़ना, शिकार योग्य जीवों की कमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बाघों की संख्या है ना, बाघों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण नहीं था। तो देखिए अवैध शिकार तो बिल्कुल था। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सही है। अवैध शिकार की वजह से ही बाघों की संख्या घट रही है। ठीक है ना, तो ये तो सही है। आवासीय क्षेत्र का सिकुड़ना ये भी कारण था। ठीक
ठीक है ना, क्योंकि जंगल की कटाई और मानव बस्तियों के विस्तार से बाघों का प्राकृतिक आवास कम होता गया। ठीक है। सी में देखिए शिकार योग्य जीवों की कमी, तो ये भी कथन सही दिख रहा है। बाघ, हिरन, जंगली सुअर आदि का शिकार करके जीवित रहता है ना। जैसे मतलब ये विकल्प जो कह रहा है शिकार योग्य जीवों की कमी, मतलब क्या, शिकार योग्य जीवों की कमी का मतलब ये हुआ जैसे कि बाघ क्या करता है, हिरन को खाता है, ठीक है, जंगली सुअर आदि को खाता है। अब हम कह रहे हैं कि बाकी जो शिकार योग्य है, जैसे कि बाघ के लिए शिकार योग्य जंगली सुअर है, हिरन है, अब उसको ही हम खत्म कर दे रहे हैं, है ना। तो शिकार योग्य जीवों की कमी की वजह से भी बाघों की संख्या में कमी हुई है। ठीक है, क्योंकि बाघ तो घास नहीं खाएगा ना, पत्ता तो नहीं खाएगा ना, खाएगा तो आखिर वो जंगली जानवरों को ही खाएगा। अब जंगली जानवरों को हम क्या कर रहे हैं, उसमें कमी कर दे रहे हैं, मतलब उसको हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, चाहे वजह जो भी हो, चाहे वनों को घटाना या फिर शिकार करना जो भी है। तो बाघ की इस तरह से संख्या तो यहाँ कमी देखने को मिली है इस वजह से भी। तो ये भी कथन सही है। पूछा कौन सा कारण नहीं था, तो इसका सही उत्तर जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पूछा है कौन सा कथन असत्य है। पहला देखिए, एशियाई शेरों को संरक्षण प्रदान किया गया। भारत में मगरमच्छ की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1982 में लागू किया गया था। भारतीय हाथी के शिकार पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बात करते हैं कौन सा विकल्प सही है कौन सा गलत है। पहला, एशियाई शेरों को संरक्षण प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। एशियाई शेरों की संख्या कम होने लगी थी, इसलिए इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए। आज एशियाई शेर मुख्य रूप से गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और संरक्षण के कारण इनकी संख्या में वृद्धि हुई है, तो ये कथन सही है। बी विकल्प को देखिए, भारत में मगरमच्छ की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन कौन, घड़ियाल, स्वच्छ जल मगरमच्छ और एक होता है लवणीय जल मगरमच्छ। तीनों का नाम याद रख सकते हैं, घड़ियाल, स्वच्छ जल मगरमच्छ और एक होता है लवणीय जल मगरमच्छ। ठीक है ना, तो 3 प्रकार का मगरमच्छ होता है, ये भी याद रखिएगा। चंबल नदी में घड़ियाल तथा सुंदरवन क्षेत्र में लवणीय जल मगरमच्छ पाए जाते हैं। चंबल नदी में घड़ियाल और सुंदरवन के क्षेत्र में लवणीय जल मगरमच्छ पाए जाते हैं। सी विकल्प को देखिए, लिखा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1982 में लागू किया गया था, ये कथन गलत है, 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। डी में देखिए, भारतीय हाथी का शिकार पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित प्राणी नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित प्राणी नहीं है, हिम तेंदुआ, एक सींग वाला गैंडा, हंगुल या इनमें से कोई नहीं। चलिए सही उत्तर है इसका डी विकल्प, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिम तेंदुआ, एक सींग वाला गैंडा और हंगुल ये सभी संरक्षित प्राणी के उदाहरण हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हंगुल क्या है, एक कश्मीरी हिरन है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, भारत और नेपाल विश्व के लगभग 2/3 भागों की आवास प्रदान करते हैं। बाघ जो है ना खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर का शिकारी है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, ये में से कोई नहीं। चलिए एक एक करके फिर से पोस्टमार्टम करते हैं। पहला विकल्प में दे रखा है, भारत और नेपाल विश्व के लगभग 2/3 भागों की आवास प्रदान करते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल कथन सही है। ठीक है ना, भारत और नेपाल जो है ना पूरी दुनिया में जितने भी हैं उसके 2/3 भाग तो ही देखने को मिलते हैं सिर्फ भारत और नेपाल में। ठीक है, भारत में कई टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखिएगा, जैसे कि आपका एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ठीक है, और रणथंभौर भी है, तो इस सभी का नाम जरूर याद रखिएगा जहाँ पे बाघ जो रिजर्व क्षेत्र हैं उनका नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद बाघ जो है ना खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर का शिकारी है, तो ये भी सही है, क्योंकि बाघ देखेंगे ना जंगल के सबसे शक्तिशाली शिकारियों से एक है और इसके ऊपर सामान्यतः कोई अन्य शिकारी नहीं होता है, मतलब बाघ को तो आप कोई नहीं खाता। ठीक है, कोई और ऐसा जानवर है जो कि बाघ को खाता हो, नहीं। जैसे कि घास घास खा रहा है कौन, हिरन हिरन को कौन खा रहा है, बाघ को कौन खा रहा है, कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जब मरते हैं तो फिर आप घटा किसको खा के खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अब कोई नहीं है, इसीलिए खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर का शिकारी माना जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प नंबर डी, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, कोई भी यहाँ पे सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1991 में पहली बार कुछ पौधों की प्रजातियों को संरक्षित सूची में शामिल किया गया। संरक्षण का उद्देश्य केवल बड़े स्तनधारी को बचाना है। वर्तमान संरक्षण योजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित हैं। तितलियां एवं कीटों को भी संरक्षण योजनाओं में महत्व दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं, पहला विकल्प कह रहा है कि 1991 में पहली बार कुछ पौधों की प्रजातियों को संरक्षित सूची में शामिल किया गया था। ये कथन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पहले संरक्षण का ध्यान मुख्यतः जानवरों पर था, बाद में दुर्लभ पौधों को भी संरक्षण सूची में शामिल किया गया था। ठीक है ना, तो 1991 में पहली बार ऐसा किया गया। बी विकल्प में संरक्षण का उद्देश्य केवल बड़े स्तनधारियों को बचाना है, तो ये कथन असत्य दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि संरक्षण का उद्देश्य केवल बाघ, शेर, हाथी जैसे बड़े स्तनधारियों को बचाना नहीं है। आज संरक्षण का लक्ष्य पूरी जैव विविधता को बचाना है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ना कि तितली हो गया, मधुमक्खी है, दुर्लभ पौधे हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, ये सभी संरक्षण का हिस्सा होते हैं आज की डेट में। तो ये कथन गलत है। सी में देखेंगे तो लिखा है वर्तमान संरक्षण योजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित है। ये भी कथन सही है, क्योंकि आधुनिक संरक्षण योजनाएं केवल एक जीव नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को बचाने पर जोर देती हैं। ठीक है, जैसे किसी जंगल में केवल बाघ नहीं बल्कि पेड़ पौधे, पक्षी, कीट और अन्य जीवों की भी रक्षा की जाती है। तो ये भी सही है। डी कह रहा है कि तितलियों एवं कीटों को भी संरक्षण योजनाओं में शामिल महत्व दिया जा रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि देखेंगे मधुमक्खियाँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी परागण करती हैं जिससे फसलों और पौधों का प्रजनन होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा सत्य है, तो विकल्प नंबर आप देखेंगे तो बी सही होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण है। अभ्यारण्य में स्थानीय लोगों के कुछ पारंपरिक अधिकार बने रह सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में निजी भूमि स्वामित्व समानता बना रहता है। राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण के नियम अधिक सख्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट में दे रखा है कि राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता, वन जीवों और उनके आवास की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बी विकल्प में है अभ्यारण्य में स्थानीय लोगों के कुछ पारंपरिक अधिकार बने रह सकते हैं। ये भी कथन सही है, ध्यान रखिएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ परिस्थितियों में स्थानीय लोगों के पारंपरिक अधिकार जारी रह सकते हैं। जैसे कुछ अभ्यारण्यों में स्थानीय समुदाय को सीमित रूप से ईंधन, लकड़ी या चारा संग्रह की अनुमति हो सकती है। ठीक है, ये सही है। सी कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में निजी भूमि स्वामित्व में सामान्यतः बना रहता है। ये कथन गलत है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने के बाद वहाँ निजी भूमि स्वामित्व सामान्यतः समाप्त कर दिया जाता है और सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये गलत है। डी विकल्प कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण के नियम अधिक सख्त होते हैं। बिल्कुल सख्त होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार, चराई, लकड़ी काटना आदि गतिविधियों पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों और उनके आवास की सुरक्षा के लिए सामान्यतः मानवीय हस्तक्षेप बहुत ही सीमित रखा जाता है, बिल्कुल ही मतलब सख्त रखा जाता है। तो ये भी सही है। पूछा था कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे सी विकल्प असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में वनों के संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान कौन से माने जाते हैं? भारत में वनों के संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन कौन से माने जाते हैं? अवर्गीकृत, सामुदायिक वन, रक्षित वन या फिर आरक्षित वन? याद रखिएगा, भारत में वनों के मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, इनमें से सबसे अधिक कानूनी सुरक्षा आरक्षित वनों को प्राप्त होती है। ठीक है ना, इसका आरक्षित वनों का विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आरक्षित वन संरक्षण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। इनमें वनों के उपयोग पर कड़े नियंत्रण होते हैं। ठीक है ना, अधिक सरकार किसी वन क्षेत्र को विशेष रूप से सुरक्षित रखना चाहती है तो उसे आरक्षित वन घोषित किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। संरक्षण का क्रम के बारे में बात करें तो सबसे कम होता है अवर्गीकृत वन के बारे में, इससे ज़्यादा जो संरक्षण किया जाता है उसको रक्षित वन में होता है, और सबसे ज़्यादा जो मतलब महत्व दिया जाता है, मूल्यवान होता है, वो आरक्षित वन का होता है।
ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। सबसे मूल्यवान कौन सा है? आरक्षित, इससे कम रक्षित और इससे भी कम अवर्गीकृत वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि भारत के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन है। आरक्षित वनों में संरक्षण का स्तर न्यूनतम होता है। अवर्गीकृत वन केवल सरकार के स्वामित्व में होते हैं, या इनमें से सभी। चलिए देखते हैं, पहला विकल्प दे रखा है, भारत के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन है। ये कथन बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि भारत के आधे से अधिक वन जो है ना, वो आरक्षित क्षेत्र वन है, तो ये कथन सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा दे रखा है, आरक्षित वनों में संरक्षण का स्तर न्यूनतम होता है, तो ये कथन गलत है। आरक्षित वनों में संरक्षण का जो स्तर होता है वो सर्वाधिक होता है, ना कि न्यूनतम होता है। सबसे अधिक इसी का संरक्षण किया जाता है, आरक्षित वनों को। ठीक है, तो ये कथन गलत दिख रहा है। अवर्गीकृत वन केवल सरकार के स्वामित्व में होते हैं, ये भी कथन गलत है। अवर्गीकृत वन जो होते हैं वो निजी व्यक्तियों के हाथ में भी हो सकता है। वन ये जो होता है ना, ये वन सरकार के हाथों में भी हो सकता है, समुदाय के हाथों में भी हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ सरकार के हाथों में नहीं होता। तो विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो पूछा सही कौन सा है, तो ये विकल्प सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 है। अवर्गीकृत वन समुदायों के स्वामित्व में भी हो सकते हैं। आरक्षित वन संरक्षण की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। रक्षित वनों को विनाश से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। सवाल है, बताना है यहाँ पे कि कौन सा असत्य है। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला दे रखा है, रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 है। ये कथन सही है, ध्यान रखिएगा। रक्षित वन जो है ना, देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना होता है? 1/3 होता है। 1/3 है, होता नहीं है, मतलब है। ठीक है, बी विकल्प में है, अवर्गीकृत वन समुदायों के स्वामित्व में भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, केवल नहीं हो सकते, लेकिन हो सकते हैं। अवर्गीकृत वन समुदायों के स्वामित्व में हो सकते हैं, ये कथन सत्य है। ठीक है, सरकार के भी स्वामित्व में हो सकता है, एक समुदाय के स्वामित्व में हो सकता है, और किसी निजी हाथों में भी हो सकता है। सी विकल्प में आपके आरक्षित वन की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये भी कथन सही दिख रहा है। ठीक है, आरक्षित वन है ना, हमको लगा ये अवर्गीकृत वन है, नहीं, आरक्षित वन संरक्षण की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये कथन गलत है ना। सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो यही है, आरक्षित वन संरक्षण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये कथन उल्टा लिखा हुआ है, कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प में कि रक्षित वनों को विनाश से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। रक्षित वनों को विनाश से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है, ज़्यादा इसमें सख्त नियम लागू किए जाते हैं, तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ये असत्य कथन है। अगला सवाल है कि भारत में अस्थायी वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? सवाल है, भारत में अस्थायी वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? विकल्प में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। देखिए, किताब को अगर बहुत डीपली से पढ़े होंगे तो ही इस सभी का सवालों का जवाब आप दे पाएंगे, अन्यथा फिर वस्तु का लगा के आप निकल सकते हैं यहाँ से, है ना। सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। भारत में अस्थायी वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, अस्थायी वन में रक्षित वन और आरक्षित वन दोनों को शामिल किया जाता है। अस्थायी वन में रक्षित वन और आरक्षित वन दोनों को शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश को अक्सर भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई बड़े वन और टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे भी सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रक्षित वनों का बड़ा अनुपात पाया जाता है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, एक से अधिक। पूछा है किस राज्य में रक्षित वनों का बड़ा अनुपात पाया जाता है। सही उत्तर है, यहाँ पे देखेंगे तो बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन तीनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात पाया जाता है। विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, बिहार, पंजाब, हरियाणा में रक्षित वनों का एक बहुत बड़ा भाग पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक भाग इसी चीज़ का है। किसका? रक्षित वनों का। ठीक है, जैसे कि आरक्षित वन सबसे अधिक सुरक्षा मिलता है इसे। रक्षित वन विनाश से बचाने के लिए संरक्षित किया जाता है। अवर्गीकृत वन पूर्वोत्तर राज्यों और गुजरात में अधिक पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
आप ऐसे याद रखिए, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में रक्षित वन अधिक हैं, और पूर्वोत्तर राज्य और प्लस गुजरात यहाँ पे अवर्गीकृत वन अधिक हैं। और एक था ना आपका अस्थायी वन, अस्थायी वन सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों एवं गुजरात में अधिकांश वन किस श्रेणी में आते हैं? विकल्प में आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन या फिर राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर है अवर्गीकृत वन। ठीक है ना, पूर्वोत्तर राज्यों और गुजरात में अधिकांश वन अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं, तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, इसका स्वामित्व सरकार, समुदाय या निजी व्यक्तियों के पास हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि नागालैंड और मेघालय में कई वन जनजातीय समुदायों के नियंत्रण में हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करें कि आखिर ये आरक्षित वन क्या है, तो याद रखिएगा, यदि कोई वन पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में हो, ठीक है ना, अगर कोई वन पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में हो और उस पर कड़े नियम लागू हों तो वह आरक्षित वन कहलाता है। वहीं बात करें रक्षित वन के बारे में, रक्षित वन में सरकार विशेष सुरक्षा देती है, लेकिन वहाँ उस वन में कुछ गतिविधियाँ अनुमति प्राप्त हो सकती है, जैसे सूखी लकड़ी ला सकते हैं, फल वगैरह ला सकते हैं, तो कुछ अनुमति होता है, इसे रक्षित वन कहते हैं। अवर्गीकृत वन में बिल्कुल छूट होता है, जंगल में किसी भी तरह का आप गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है इन वनों में, अवर्गीकृत वनों में। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों और गुजरात में अधिकांश वन किस श्रेणी में आते हैं? तो अवर्गीकृत वन की श्रेणी में आते हैं। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो आदिवासी समुदाय के हैं या फिर जंगल में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, अगर हम उन्हें आरक्षित वन घोषित कर देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि नियम बना देने से तो होगा नहीं। आरक्षित वन घोषित कर देंगे, रक्षित वन घोषित कर देंगे, तो फिर जो प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो इन लोगों के लिए जो समुदाय के क्षेत्र में है, जो जंगलों में लोग रहते हैं, उनके लिए फिर ये नियम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उन लोगों के लिए। ठीक है, इसीलिए इन राज्यों में क्या करते हैं, इन राज्यों में देखेंगे तो खास करके पूर्वोत्तर राज्य और गुजरात में जो वन है वो किस प्रकार का है? अवर्गीकृत वन के प्रकार है। ठीक है, तो ये था आज का 20 प्रश्न, बाकी इसमें और भी प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बाकी देखते हैं, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ 20 क्वेश्चन और होगा, उसको हम इसको पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।